ओटी बेस्ड फिल्में करी, बी ग्रेड की फिल्में करी, उनका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम था, लेकिन वो छाए तो रहे कम से कम मास सेंटर्स में, और लंबे समय तक छाया रहे। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उस समय के करंट जेम्स बॉन्ड मिथुन चक्रवर्ती का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि इस बंदे में हर वो बात मुझे नजर आती है जो जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाने के लिए चाहिए, और ये भारत का तो जेम्स बॉन्ड है। लोग ये बोलने लगे थे कि मिथुन पे ग्रेविटी लागू नहीं होती है। ऐसा एक्टर नजर आता है जिसने मतलब अपने थॉट प्रोसेस के दम पर 40 सालों तक रूल किया। बच्चों के खेलने का वीडियो गेम नहीं होता है, उसमें सांप बनाते उसमें धीरे धीरे, तो वीडियो गेम दबा के वो सीधे कार उड़ा देते हैं। 2-4 कार पीछे की उड़ जाती है, आगे की भी उड़ जाती है। वो जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि भाई रूस में अमिताभ बच्चन तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी बता रही थी कि रूस में कोई जिमी करके बंदा है जो भारत का काफी पॉपुलर है। तब पता चलता कि तो अपने मिथुन चक्रवर्ती है। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है मिथुन दा के ऊपर। मिथुन दा बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके फैंस आज भी हैं। तो सबसे पहले तो पूछते हैं रामोदार भाई से कि मिथुन दा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है भाई? आई एम अ डिस्को डांसर। ना ऐसे नहीं, बैठ के नहीं भैया, खड़े होकर खड़े होके खड़े होके ऑर्केस्ट्रा करिए मिथुन दा गाला। हाँ तो बिल्कुल, वो सेलिब्रेट करते हैं लोग यार। वो हो जाए, हाँ। हो जाए खड़े हो, चलो खड़े होना क्या जा रहा है आपको बताइए। नहीं तो यहाँ मेरे स्टूडियो में इतना जगह नहीं, पता चला सब लाइट वाइट गिर गया है डिस्को करने के चक्कर में। खैर, तो सत्य विजय भाई बोल रहे हैं कि मिथुन का आते ही एक सबसे पहला ध्यान तो आता है उनका डांस स्टेप, एकदम यूनिक डांस स्टेप। दूसरा आता है उनका यूनिक हेयर स्टाइल, क्या गजब का हेयर स्टाइल, ऐसा हेयर स्टाइल जिसको आगे चल के इरफान खान ने भी कॉपी किया, कई बड़े बड़े लोगों ने कॉपी किया। तो उनका वो यूनिक हेयर स्टाइल और उनके यूनिक कपड़े, उनके डायलॉग अदा करने का अंदाज, सबसे यूनिक चीज़ें होती थी उनकी फिल्मों में, और यही चीज़ें उनको आगे लेके गई। जी सत्य विजय भाई। बिल्कुल। अभय, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है मिथुन दा का नाम सुनते? मेरे दिमाग में मिथुन दा के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे एक ऐसा एक्टर नज़र आता है जिसने मतलब अपनी थॉट प्रोसेस के दम पर 40 सालों तक रूल किया। अब आप कहोगे मतलब 40 साल कैसे, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि लेट 70s में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी, ठीक है। 80s तक वो पूरा पीक में रहे, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं 90s में बड़े बड़े एक्टर, मतलब बड़े बड़े, मेरा कहने का मतलब नए नए एक्टर्स आए, अजय, अक्षय, सुनील, ठीक है, उधर तीनों खान भी थे। तो मतलब मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को मतलब वहाँ पर भी एक अलग तरीके से वहाँ पर स्टैंड आउट किया जाए। ओटी बेस्ड फिल्मों की हम लोग बात करें तो मतलब एक अलग मुख्य धारा से हटकर एक अलग धारा में प्रवाह किया उन्होंने, और वहाँ पर इतनी ऐसी ऐसी फिल्में की जो वैसे बजट वाइज तो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, कम थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनका कैरियर ढलान पे गया। उन्होंने उस तरह की फिल्में कर करके पूरा जो लेट 90s था पूरा वहाँ तक तो वो काम करते ही रहे। और उसके बाद जब वो जो फिल्में थी वो DVD, VCD, VCR में सन 2000 से 2010 तक धड़ल्ले से चली, स्पेशली A और B मास सेंटर्स में बहुत अच्छे से चली। तो मैं देखता हूँ कि ये जो एक्टर है इसने अपनी काबिलियत के दम पर, काबिलियत ही नहीं, काबिलियत के साथ साथ एक वो नहीं होता है कि इंसान जो होता है कि कुछ नया करके अपनी उस चीज़ में बना रहता है, जुनून हमेशा रहता है। हाँ, मतलब कुछ अलग करके, लेकिन अलग किया लेकिन उस जगह पर रहे हो। तो भले ही उनको उनकी भी ओटी बेस्ड फिल्मों को क्रिटिसाइज़ किया जाता हो, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि ठीक है, मतलब ओटी बेस्ड फिल्में करी, बी ग्रेड की फिल्में करी, उनका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम था, लेकिन वो छाए तो रहे कम से कम मास सेंटर्स में, और लंबे समय तक छाया रहे। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आप अभी देखो तो 70s में बिग बी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती हैं जो आज की तारीख में अभी भी एक्टिव हैं। तो मुझे एक अच्छी शख्सियत देखने को मिलती है। हाँ, और एक चीज है, मिथुन के जो फैंस है वो मतलब एकदम लॉयल फैन बेस है मिथुन का। आज भी देखो, तुम गाँव में देखो या छोटे शहरों में देखो या इंस्टाग्राम पे मैं कई बार देखता हूँ तो रील पे मतलब एकदम मिथुन दा के गेटअप में वैसे ही लंबे लंबे बाल किए कितने सारे लोग रील बनाते हुए, एक्शन करते हुए दिख जाते हैं। हाँ, मिथुन के कॉपी खूब नजर आते हैं रील्स बनाते हुए। भले उनका चेहरा मिथुन से मतलब बिल्कुल नहीं मिलता हो, लेकिन उनका हेयर स्टाइल से लेके कपड़ों का स्टाइल, बोलने का स्टाइल सब मिथुन दा जैसा ही होता है, और मजा आता है उनको देख के। वैसे डीवीडी के टाइम में देखो, डीवीडी के टाइम में हमने कितनी, मतलब जितना भी आप गाँव साइड में आप जाओगे आपको बस 3 ही हीरो के फैंस मिलेंगे, मिथुन, अजय देवगन, सनी देओल। तो इनकी पिक्चर धड़ल्ले से चलती रही है और सन 2010 तक मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चली है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे गांव में जब ये सीडी वगैरह पे ये आती थी ना गांव में, तो वहाँ पे मतलब मिथुन की मूवी के अलावा कोई मूवी नहीं चलती थी। मिथुन की मूवी लाए, उसमें 3-4
मतलब मूवी निकलती थी, मतलब 3-4 दिन एकदम आराम से मिथुन की मूवी देखो। फिलहाल सत्यविजय भाई थिएटर्स में भी आप देखो मिथुन की फिल्में कितना चली हैं अभी। मतलब मैंने एक मूवी देखी थी शपथ, मैं बहुत छोटा था लेकिन मैंने उस मूवी को थिएटर में देखा था फैमिली के साथ, जिसमें वो उनका अल्ताफ राजा थे ना, उनका एक गाना था, तो मुझे एकदम धुंधली धुंधली उसकी यादें हैं। जैकी श्रॉफ। हाँ, जैकी श्रॉफ भी थे। और वो देखिए फिल्मों में मतलब एक्शन भी एक ही तरह का, कपड़े भी एक ही तरह के, कहीं अरे एक्शन के तो देखो कितने मीम बने, कितने मजाक बने, ऐसे उल्टा घूम के सीधा मतलब साइकिल वाला जीरो ग्रेविटी। मतलब लोग ये बोलने लगे थे कि मिथुन पे ग्रेविटी लागू नहीं होती है। फाइट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस और बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें वो साइकिल के पीछे छुप के गोलियां चलाते हैं। वो गुंडा फिल्म वाला ना, वो गुंडा फिल्म का है। उसके क्या लॉजिक रहा होगा? क्यों रामावतार भाई उसमें लॉजिक क्या था? मतलब साइकिल के पीछे लड़े, मिथुन दा गोली चला रहे। मिथुन दा की फिल्में लॉजिक पे नहीं चलती है, मिथुन दा की फिल्में फैन बेस पे चलते हैं। कहो कि रजनीकांत का क्या ही लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। मतलब दर्शकों को अच्छा लगना चाहिए और एंजॉय करते थे और अच्छा भी है, इसमें क्या बुरा है? मिथुन दा की एक मूवी है शेरा, अरे वो खतरनाक एक्शन है उसमें, ऐसे हाथ करके यूं मारते सक 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 उड़ा देते हैं। हाँ, मतलब आज भी अगर आप उनकी मूवी को देखो तो आपको एक वो है एक्शन फिल्म है अब, लेकिन आप कॉमेडी के लहजे से आप देखोगे तो बड़ा मजा आता है देखने में। तो यहाँ से अब थोड़ा सा लोग डिस्कस करते हैं मिथुन जाके मतलब लाइफ पे, इनके अर्ली लाइफ पे। तो इनके अर्ली लाइफ की ओर चला जाए, क्योंकि इसको एक सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे हम लोग ताकि दर्शकों को भी मजा आए। बिल्कुल तो अर्ली लाइफ पे डिस्कशन हो जाए। बिल्कुल। तो इसके मिथुन दा के अर्ली लाइफ पे चलते हैं। तो ये तो सारे लोग जानते हैं कि मिथुन दा का ओरिजिन बंगाल है, ठीक है। तो इनके जो दादाजी थे, इनके दादाजी जो थे ताराचंद बाबू जो थे, वो क्या थे, तारापद बाबू, वो बंगाल में लोगों को पढ़ाया करते थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो शिक्षा दीक्षा तो लोगों को देते ही थे। उसके बाद क्या था कि इनके जो फादर थे, उनके विषय में ये जान के बड़ा हैरानी हुआ कि वो ब्रिटिश सोल्जर इंडियन आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा है। और वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद इन्होंने कोलकाता के टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर लिया। उसके बाद उसी दौरान इनकी शादी हुई। इनके फादर जो थे बसंत चक्रवर्ती, बसंत बाबू की शादी हो गई और फिर मिथुन चक्रवर्ती पैदा हुए। इनकी 2 बहनें भी हैं। हालांकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी बड़ा चलता है कि मिथुन चक्रवर्ती के एक भाई भी थे जिनको करंट लगने से मृत्यु हो गई, और उसके बाद इन्होंने, हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी चलता है जिसमें ये कहा गया, लेकिन ये बात पूर्णतः गलत है, पूरी तरह से गलत है। इस बात का खंडन खुद मिथुन चक्रवर्ती की बहन ने किया है। अच्छा। तो ये कहना कि मिथुन हाँ। अच्छा, मैं विकिपीडिया पे भी पढ़ा, उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया था। विकिपीडिया का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गलत ही होता है, क्योंकि उसको आम लोग भी एडिट करते हैं और आम लोग भी आईडी बना के उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा गलत ही है। बहुत बार लोग विकिपीडिया पढ़ के लोग आते हैं और हाँ, हम लोग के वीडियो से कमेंट में आके कहते हैं भाई विकिपीडिया में फलां लिखा हुआ है, ढिमकाना लिखा हुआ है। तो जरूर नहीं कि विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन सही हो। तो उनका जो एक भाई थे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका खंडन खुद मिथुन के बहन ने किया हुआ है। और ये जो नक्सली जो थे, उनका जो नक्सली वाला जो पार्ट है वो सही है कि ये नक्सली नेता चारू मजुमदार से काफ़ी प्रेरित थे, काफ़ी इंस्पायर्ड थे। और जो थे वहाँ के उस वक्त जो जिस क्षेत्र में मिथुन रहते थे ये पे कोलकाता में, वहाँ के जो सर्किल इंस्पेक्टर थे, इनको गिरफ्तार करने के मूड में भी थे कि मिथुन चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती गौरांग चक्रवर्ती हुआ करते थे। अच्छा। तो गौरांग चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की जब खूब पहल हुई, पुलिस ने दबिश देना शुरू किया, तो ये वहाँ से छोड़ के चले आए बॉम्बे में, जहाँ इनके 2 चाचा लोग रहते थे मिथुन के। अब जब मिथुन पहले चाचा के यहाँ गए तो उनको पता ही नहीं था कि मिथुन के नक्सली इतिहास के विषय में, नक्सली अतीत के विषय में। तो उन्होंने शुरू में पनाह दिया, लेकिन जैसे उनको पता चला कि मिथुन का नक्सली अपना जुड़ाव भी रहा है, तो हाँ, कनेक्शन रहा है, तो वो संभवतः डर गए हों, ये पता नहीं क्या था, उन्होंने घर से उनको निकाल दिया। अच्छा। दूसरे चाचा ने भी ऑलमोस्ट यही किया। तब मिथुन ने FTI का सहारा लिया, वहाँ से ट्रेनिंग, वहाँ के हॉस्टल में रहना। जब FTI से निकल के आए तो फिर वो स्ट्रगल शुरू होना, जहाँ पे मिथुन कई बार अपने खुद के इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं और बहुत सारे वीडियोज में ये बात कवर किया गया कि वो मतलब कभी खाते थे, नहीं खाते थे,
बहुत सारे ऐसे जगहों पे रहे जहाँ पे रूम शेयर किया, ज़मीन पे सोए, फुटपाथ पे सोए, ये बातें सही है। तो यह स्ट्रगल उनका रहा। फिर आया वो मृग्या का दौर जहाँ पे उनको नेशनल अवार्ड जैसा बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड मिल गया, लेकिन उतनी बड़ी फिल्म में काम, ये देखो पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड मिल जाना कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, मतलब किसी एक्टर को पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलना, वो भी एक नेशनल अवार्ड मिल जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी एक अभिशाप साबित हुआ मिथुन चक्रवर्ती के लिए। क्या होता है कि बहुत बार यूट्यूब के केस में भी क्या होता है ना कि अगर आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई, आपको सब्सक्राइबर तो खूब मिल जाएंगे, आपको लोग बहुत पसंद भी करेंगे, आपके विषय में बहुत बातें भी होंगी, लेकिन आपके अगले वीडियोज नहीं चलेंगे, आपका वायरल होना आप पे अभिशाप हो जाएगा। यही बात मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उस दौर में हुआ जहाँ नेशनल अवार्ड मिला, वो भी एक वायरल होने की तरह था। लोग इनको ढूंढ के पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के लिए प्रयास करते और मिथुन अवेलेबल ही नहीं थे। अवेलेबल क्या मतलब, उनको ढूंढ ही नहीं पाता था लोग कि मिथुन का कोई ठिकाना तो था नहीं कि ये बंदा मिलेगा कहाँ। तो ये कंडीशन हुआ इस बंदे के साथ। फिर वो दौर भी आया जब दो अनजाने जैसी फिल्म अगर याद होगा, अमिताभ बच्चन और रेखा वाली, प्रेम चोपड़ा जिसमें थे, तो उस फिल्म के साथ भी एक सीन है कि उसमें एक छोटा सा रोल करते हुए नजर आते हैं अमिताभ बच्चन के मोहल्ले में, जहाँ अमिताभ बच्चन की पत्नी का शिकायत करते हैं मिथुन चक्रवर्ती। मुझे लगता है एक आधी 2 मिनट का रोल होगा वो, है ना? हाँ, वो रोल आया जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती थोड़ा ग्रे शेड में नजर आए। फिर दौर वो भी आया जहाँ पे लेट 70s में इनकी लीड हीरो में फिल्में आने लगी, जैसे मेरा रक्षक, इस टाइप की फिल्में आई, तराना आया, ख्वाब आया, इस दौर की फिल्में आई। लेकिन वो सुरक्षा के विषय में थोड़ा सा अलग से बात करेंगे। तो वो फिल्में तो आई, लेकिन उनके साथ सीन क्या था ना कि ये फिल्में, अब यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती के जो फैंस उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं इन फिल्मों को बी ग्रेड फिल्में कहूँगा, बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में थी ये फिल्में। तो ये फिल्में, इनमें क्या था कि इन पे कोई बड़ी एक्ट्रेस नज़र नहीं आती थी। अगर बड़ी एक्ट्रेस है तो उन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती का रोल छोटा होता था, बड़े प्रोड्यूसर बड़े बैनर की फिल्में थी नहीं, तो वो फिल्मों को ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाता था। तो ये दौर वहाँ पे था जहाँ पर मिथुन अच्छा काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। फिर आया सुरक्षा 79 में, जो कि इसको रविकांत नागेश ने को प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था, और इसके को प्रोड्यूसर अपने बी सुभाष भी थे, जिन्होंने आगे चल के वो ये बनाई, क्या बोलते हैं, डिस्को डांसर। तो ये पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे बी सुभाष यानी कि बब्बर सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ नजर आए। कि इन सेंस मतलब एक ही प्रोजेक्ट में काम किए। तो सुरक्षा जो थी, सुरक्षा के साथ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा क्या है ना कि ये जेम्स बॉन्ड फिल्म से प्रभावित है सुरक्षा, और रविकांत नागेश जो इसके डायरेक्टर है, वो इस प्रकार की जासूसी फिल्मों को भारत में प्रमोट करना आप कह लें, या फिर इस प्रकार की फिल्मों के वो जनक माने जाते हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप की यानी जासूसी फिल्मों के रविकांत नागेश। तो रविकांत नागेश साहब ने सुरक्षा बनाई, और इस दौरान जिस वक्त सुरक्षा भारत में रिलीज हुई 79 में, ये जान के बड़ा हैरानी होगी कि उसी दौरान जो ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड थे, रोजर मूर, हॉलीवुड वाले, तो हॉलीवुड वाले रोजर मूर जो थे, वो भारत में अपनी आगामी फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग कर रहे थे। ऑक्टोपसी भी जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म थी जो कि 83 में आई थी, और ऑक्टोपसी की शूटिंग भारत में चल रही थी। उस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि इनको, रोजर मूर को पूछा कि भाई भारत की फिल्में आप देखते हैं, भारत में कौन कौन लोग आपको पसंद है, कौन सी एक्टर आपको पसंद है। ये जान के बड़ा हैरानी होगा कि वो मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिए थे, रोजर मूर। हाँ, उस समय के करंट जेम्स बॉन्ड मिथुन चक्रवर्ती का नाम लेते हैं, और ये कहते हैं कि इस बंदे में हर वो बात मुझे नजर आती है जो जेम्स बॉन्ड के किरदार को निभाने के लिए चाहिए, और ये भारत का तो जेम्स बॉन्ड है। ठीक है, तो रोजर मूर ने इतनी बड़ी तारीफ की थी उस वक्त। और अगर ऑक्टोपसी आपने देखी होगी या फिर दर्शकों ने देखी होगी, तो उसमें कबीर बेदी भी नजर आए थे। कबीर बेदी जो कि उस वक्त भारत के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक माने जाते थे, और हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट उस वक्त वो कर रहे थे, हॉलीवुड के कई टीवी सीरीज वगैरह कर रहे थे। तो कबीर बेदी इसमें नजर आए हैं। उसके बाद एक और उस वक्त के बड़े आपके टेनिस प्लेयर थे, विजय अमृतराज भी फिल्म में एक छोटा सा भूमिका करते नजर आए हैं। तो ये ऑक्टोपसी की मैक्सिमम शूटिंग, बहुत सारा जो पोर्शन था इंडिया में शूट किया गया था, जयपुर पैलेस में। तो रोजर मूर ने ये बातें कही, और सुरक्षा ब्रेक थ्रू था मिथुन के लिए, जहाँ पे इनको रिकॉग्निशन मिली। लेकिन यहाँ भी बड़े बैनर की पहली सोलो सक्सेस थी, बड़ी सोलो सक्सेस। हाँ, इसको उतना बड़ी सक्सेस नहीं कह सकते हैं। क्या था कि इसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का काम लोगों को बड़ा पसंद आया। इसके बाद भी मिथुन स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि इसके बाद भी मिथुन का करियर एकदम चलने लगा, नहीं।
यहाँ के बाद भी मिथुन स्ट्रगल कर रहे थे। और बब्बर सुभाष के साथ एक कोई फिल्म आई थी, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैंने अभी लेटेस्ट जो अपनी वीडियो उसमें जिक्र भी किया है। तो वो बब्बर सुभाष उनके साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम बब्बर सुभाष मिथुन को डायरेक्ट भी कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, नाम मैं भूल जा रहा हूँ इस वक्त। तो 82 की फिल्म थी, 82 का मतलब लेट 82 के आसपास में रिलीज हुई थी। तो क्या हुआ कि उस फिल्म की शूटिंग के क्या नहीं, कोई मेरे कुछ करके कुछ नाम है या फिर ऐसा कुछ है, जो भी है। तो वो ये तो पहले रक्षक नहीं, पहले आ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, कमेंट में दर्शक बता ही देंगे, या फिर मेरे लेटेस्ट वीडियोस पे जाके वो देख सकते हैं, या फिर कमेंट में हम लोग बता देंगे, पिन कर देंगे। तो क्या हुआ कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ कि मिथुन एक दिन बैठे हुए थे, तो बब्बर सुभाष उनके पास आते हुए इतना चिंतित होकर क्यों बैठे हुए हैं। तो बब्बर सुभाष को बताते हैं मिथुन कि भाई मैं इतना कड़ा मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ना मेरे साथ कोई बड़े बैनर की फिल्में आ रही हैं, ना बड़े बैनर के लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, बड़े एक्ट्रेसेस भी मुझे मना कर रहे हैं, और मेरा काम चल नहीं रहा है, जबकि मुझे तो बड़े फिल्में करनी है और अच्छा नाम कमाना है। तो उस दिन बब्बर सुभाष ने कहा था कि मैं तुम्हें लेके बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जो तुम्हें पॉपुलर कर देगी। पता नहीं बब्बर सुभाष को कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने डिस्को डांसर बनाई। और डिस्को डांसर 82 में रिलीज हुई, लेट 82 में रिलीज हुई, दिसंबर के आसपास रिलीज हुई, और इतनी बड़ी हिट तो उसके विषय में क्या ही बताना, दर्शक तो जान ही रहे हैं। तो वहाँ से बी सुभाष और इनका कैरियर बहुत ज़ोरों से चल निकला, और आगे काफ़ी लंबा कोलैबोरेशन दोनों का रहा। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस दौरान क्या था कि बड़ी जो हीरोइनें थी, नामचीन हीरोइनें थी, वो मिथुन के साथ काम करने के लिए कतरा रही थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, इस प्रकार के एक्टर्स के साथ बड़े बैनर की एक्ट्रेसेस काम करती थी, और इनको लोग मना कर देते थे इनका नाम सुन के। हाँ, इस दौरान कुछ अभिनेत्रियाँ थी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिसमें एक नाम रंजीता का आता है। रंजीता रामोतार जी, हाँ, आप तो ये बता रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हॉलीवुड एक्टर आके इतनी तारीफ कर रहे हैं मिथुन की, और वही ऑन द अदर हैंड की बॉलीवुड में या फिर ये क्या हिंदी इंडस्ट्री में मिथुन को लेकर एक काइंड ऑफ वो हेट भी चल रहा था, मतलब काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इनको लेकर कुछ कोट किया था, उसका भी थोड़ा बताएं। उस पर बात करेंगे, वो बातें अभी नहीं हो रही हैं, वो बातें आएंगे तो मैं बताऊँगा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो बड़ी एक्ट्रेसेस थी मिथुन के साथ काम करने से कतरा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि इसी दौरान उनकी दोस्ती रंजीता से हुई। रंजीता से दोस्ती उनकी FTII के दौर से थी, जब वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में वो ये सीख रहे थे। तो क्या हुआ कि रंजीता ने इनको सपोर्ट किया, जबकि रंजीता उस वक्त एक बड़ी एक्ट्रेस थी। उनकी लैला मजनू, आँखियों के झरोखे से जैसी बड़ी फिल्में आई थी और बड़ा सक्सेस उनको मिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी रंजीता ने इनको सपोर्ट किया। और रंजीता ने इनके साथ फिल्में की जिसमें सुरक्षा, इस टाइप की फिल्में हैं। इवन उस वक्त एक फिल्म और आई थी, 84 में आई थी। हालांकि 84 में जो फिल्म आई थी, जिस पर अभी मैं एक वीडियो भी करने वाला हूँ, तो घर एक मंदिर करके फिल्म आई थी। तो घर एक मंदिर पे भी रंजीता ने काम किया। हालांकि घर एक मंदिर पहले कास्ट कर लिया गया था डिस्को डांसर से पहले मिथुन को। तो खैर यहाँ पे ये बात होती है कि रंजीता ने सपोर्ट किया इनको, लेकिन एक दौर वो भी आया जब मिथुन चक्रवर्ती बड़े स्टार बन गए। या फिर मिथुन चक्रवर्ती के फैंस को में भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि मिथुन चक्रवर्ती जब एक बड़े स्टार बन गए तो उन्होंने रंजीता को अपनी फिल्मों में लेना मुनासिब नहीं समझा। उस वक्त रंजीता का कैरियर ढल गया। अच्छा। और वो श्रीदेवी और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ कंटिन्यू करना शुरू किए। हालांकि इसमें हो सकता है मिथुन की गलती ना हो, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पे एक और एक्ट्रेस का नाम लेना चाहूँगा, जीनत अमान का, जिन्होंने मिथुन को सपोर्ट किया। और मिथुन खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब जीनत अमान ने मिथुन चक्रवर्ती को देखा तो इनकी तारीफ़ करते हुए जीनत अमान ने कहा था कि भाई व्हाट ए गुड लुकिंग मैन, व्हाट ए हैंडसम मैन। तो मिथुन के विषय में ये बातें कहा। हालांकि यहाँ पे अभय कह रहा था कि भाई कुछ लोगों ने इनके लुक को लेकर बात किया था। तो हाँ, कुछ लोगों ने कहा था, जिसमें अब पर्टिकुलर नाम तो यहाँ क्या ही लूँ, लेकिन जितेंद्र का नाम आता है, जिन्होंने कहा था कि अगर ये बंदा एक्टर बन जाता है, फिल्म स्टार बन जाता है, तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। हालांकि वो दौर भी आया जब मिथुन का कैरियर ऊपर गया और अपने जितेंद्र साहब का कैरियर ढलने लगा। तो हाँ, सेकेंड लीड किया स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में। तो वो दौर भी देखने को मिला। तो खैर फिरोज खान, मनमोहन देसाई। हाँ, मनमोहन देसाई ने तो बकायदा कुछ पैसे देके कहा था जाओ भाई खाना वाना खा लो। लेकिन वो दौर भी रहा जब मनमोहन देसाई का कैरियर ढलने लगा। तो गंगा जमुना सरस्वती को हिट करवाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती का सहारा लिया गया। हालांकि फिल्म हिट नहीं हुई थी। तो ये चीजें मतलब समझ
समझ में आती है कि समय कितना बलवान है, सबका समय आता है और सबका चला भी जाता है। हाँ, क्या होता है ना कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। सही कहा। सही बात। तो वही चीजें मिथुन अच्छा, एक चक्रवर्ती चीज के साथ बताओ, ये जो मिथुन दा की मूवी थी डिस्को डांसर, ये रूस में मतलब इतनी ज्यादा चलने का क्या रीजन था इसका? रूस में चलने का सबसे बड़ा कारण मुझे जो नज़र आता है, एक तो उस वक्त रूस और इंडिया का मतलब कल्चरल ट्रीटी हुआ था। कल्चरल ट्रीटी क्या था कि वो 20 वर्षीय संधि था जिसमें ये बातें हुई थी कि भाई आप हमारी फिल्मों को प्रमोट करेंगे, यानी कि दोनों की फिल्म एक दूसरे देश में प्रमोट होंगी। तो उसी में इनकी फिल्म को रूस में काफ़ी प्रमोट किया गया। दूसरा बात है कि रूस में राज कपूर की लोकप्रियता काफ़ी थी, लेकिन जब राज कपूर का एज ढल गया उस बाद रूस को एक इंडियन स्टार चाहिए था। वो इंडियन स्टार धर्मेंद्र के रूप में उनको मिला। 1980 में ये अली बाबा और 40 चोर, जिसको एक रूसी फिल्म निर्माण कंपनी और अपने भारतीय फिल्म निर्माण कंपनी ईगल फिल्म्स, जिनको FC मेहरा ये करते थे, लीड करते थे, और उनके बेटा उमेश मेहरा डायरेक्ट करते थे। तो ईगल फिल्म्स और रूसी फिल्म निर्माण कंपनी ने दोनों ने वो अली बाबा और 40 चोर बनाई, और धर्मेंद्र काफ़ी पॉपुलर हुए। धर्मेंद्र और जीनत अमान दोनों काफ़ी पॉपुलर हुए राज कपूर और नरगिस के बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हुए रूस में। लेकिन 1980 के बाद रूसी फिल्म निर्माण कंपनी और इनका धर्मेंद्र का कोई फिल्म नहीं आया। हालांकि 1984 में एक फिल्म आई, उमेश मेहरा ने फिर बनाई उसी रूसी निर्माण कंपनी के साथ, अपना सनी देओल को लेकर सोहनी महिवाल, जो कि वहाँ पॉपुलर रही, लेकिन अली बाबा 40 चोर जैसे पॉपुलर नहीं हो पाई। इसी दौरान बाजी मार गए अपने मिथुन चक्रवर्ती। इसके गाने जो डिस्को गाने थे, उन डिस्को गानों का क्या हुआ कि रूस में काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब डिस्को गानों का रूस में प्रभाव के पीछे कारण ये है कि डिस्को गाने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब वर्क कर रहे थे, लेकिन रूस में और अपना US और UK ये सब में जो अपना शीत युद्ध चल रहा था, इनका क्या था कि हालांकि युद्ध नहीं है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति अभी जो रूस को बैन कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हालांकि इन बातों पे ज़्यादा नहीं चला जाने तो पता चला कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। तो रूस को बैन कर रखा है बहुत सारे US और UK और इस प्रकार के देशों ने। तो वही कंडीशन लगभग वहाँ थी कि रूस में बहुत सारे इधर के कंटेंट, अपने यूरोप के कंटेंट और अमेरिकन कंटेंट रिलीज नहीं होते थे। तो उन दर्शकों को, रूसी दर्शकों को चाहिए था कुछ कंटेंट जो उनके स्टाइल में बनी हो, यानी कि UK और US के स्टाइल में बनी हो। और अपना ये जो था डिस्को डांसर ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट था, जिसमें डिस्को था और डिस्को पॉप कल्चर को बिल्कुल दिखाया गया था। तो ये चीजें हैं, ये लगभग उस टाइम पर इसकी काफी नई चीज थी जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज किया गया था इसके गानों में। हाँ, तो ये उसका म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा नहीं कि मिथुन चक्रवर्ती को देख के लोग पागल हो गया, ऐसा नहीं था। म्यूजिक यहाँ पे उसका म्यूजिक, जब म्यूजिक बहुत चला तो फिर लोगों को पता है कि अरे भाई ये मिथुन चक्रवर्ती को लोग वहाँ जिमी कह के आज भी बुलाते हैं। तो जिमी बुलाने के पीछे कारण है जिमी गाना, और जिमी गाना यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। लोग आज भी लोग मिथुन चक्रवर्ती को नाम से कम जानते हैं, जिमी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। एक यहाँ एक और दिलचस्प बात बता दो रूस को लेकर, कि रूस के उस वक्त के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो भारत आए हुए थे और राजीव गांधी से मिले, ठीक ना। भारत आए, राजीव गांधी से जब मिले, उनका स्वागत हुआ, और फिल्मों पे जब बात चलने लगी तो अपने राजीव गांधी जो थे वो बोले कि रूस में तो आप अपने अमिताभ बच्चन काफ़ी बड़े स्टार होंगे, ठीक है। आप जो अपने अमिताभ बच्चन हैं वो हमारी ही पार्टी के सांसद भी हैं, ये बात बताते हैं राजीव गांधी। 1984 के आसपास की घटना है। तो उस दौरान वो जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि भाई रूस में अमिताभ बच्चन तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी बता रही थी कि रूस में कोई जिमी करके बंदा है जो भारत का काफ़ी पॉपुलर है। तब पता चलता कि तो अपने मिथुन चक्रवर्ती है, ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति की जो लड़की थी वो भी मिथुन चक्रवर्ती की दीवानी थी। ये चीज़ें हैं तो रूस में। हाँ, मैंने तो उस टाइम पे मतलब डिस्को डांसर की मूवी की फोटो देखी थी मिथुन की, मतलब कई सारे रूसी लड़कियाँ उनको चूम रही थी। वो देख के लगता है कि मतलब क्या गजब क्रेज था मिथुन। अरे एक घटना ये भी हुआ था कि 1991 की जो शिकारी थी ना, शिकारी की शूटिंग रूस में हो रही थी, और रूस में शूटिंग के दौरान ऐसा कि एक फैन मिथुन की इतनी दीवानी हो गई कि वो मिथुन के
साथ हमेशा समय गुजारना पसंद करती थी, उनके पास आती थी, जाती थी और काफ़ी वक्त गुजरता था। जब मिथुन की वाइफ गई वहाँ पे उनके लिए, तो मिथुन की वाइफ को सख्त नाराज़गी हुई कि भाई ये फ़ैन इतना मिथुन के क्लोज का है। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं था, मिथुन उसको एज ए फैन ट्रीट करते थे, लेकिन उनको बड़ी हैरानी हुई थी कि मिथुन के आसपास इतनी लड़कियां क्यों भिन भिन आती हैं, जबकि सारा क्रेज जिमी जिमी का था। तो ये चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पे रूस में हम लोग बात कर रहे थे डिस्को डांसर की पॉपुलैरिटी की, तो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण था इसका म्यूजिक। उसके बाद मिथुन पॉपुलर हुए। उसके बाद क्या हुआ, रूस में क्या हुआ कि मिथुन की फिल्मों का एक लंबा क्रेज चला। उसके बाद कसम पैदा करने वाली की आई, बब्बर सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी की, वही डिस्को डांसर वाली जोड़ी फिर से कंटिन्यू की गई और वो फिल्म भी रूस में अच्छा काम की थी। अब यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि अपना ये जो है डिस्को डांसर जो इंडिया की पहली 100 करोड़ी फिल्म है, तो वो 100 करोड़ का मतलब 94% या 96% यानी 96 लाख रुपए या 94 लाख रुपये रूस के कलेक्शन है, रूस और चीन के कलेक्शन है। वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो सारे हैं और भारत में 6 या 4 करोड़ ही कमाए थे। ये चीज़ें हैं। तो रूस में उसका मतलब कि उस वक्त रूस ऐसा नहीं था जो अभी वर्तमान का जो रूस है, उस वक्त वो रूस भी नहीं था। उस वक्त रूस कंबाइंड था। उसमें अपने सारे थे, बेलारूस था या फिर ये अपना जितना हाँ यूक्रेन वगैरह सब थे उस वक्त कंबाइंड थे। अपना जितने भी कजाकिस्तान, ये सब किर्गिस्तान, ये सारा रूस का हिस्सा हुआ करते थे। तजाकिस्तान, ये सारे थे रूस के हिस्सा। तो रूस में काफ़ी पॉपुलरिटी है। खैर अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सत्य विजय भाई, अच्छा 80s में मतलब ऐसी 2-3 फिल्में ऐसी कौन सी थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एकदम मतलब टर्निंग पॉइंट मानी जाती है? 80s के टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से तो पहला डिस्को डांसर, ठीक ना? हाँ, दूसरा टर्निंग पॉइंट अपना ये है प्यार झुकता नहीं, तुमसे मिलकर, हाँ प्यार झुकता नहीं, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, प्यार झुकता नहीं। ये 2 मेजर टर्निंग पॉइंट है। इसने मिथुन चक्रवर्ती को मतलब कि अमिताभ के बाद दूसरा बड़ा स्टार बना दिया, प्यार झुकता नहीं ने। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 80 के दशक का सबसे बड़ा स्टार मिथुन चक्रवर्ती है। बिल्कुल 80 के दशक के बड़े स्टार मिथुन चक्रवर्ती है, लेकिन क्या है कि वो मतलब कलेक्शन के मामले में या फिर ये सब के मामले में कहीं पीछे रह जाते हैं, हिट्स के मामले में कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि वो बल्क में फिल्में किया करते थे उस वक्त। तो बल्क में फिल्में क्या हुआ कि तो वो एक रेशियो को बिगाड़ देता। जब बल्क में आप फिल्में करेंगे तो आपके सक्सेस रेशियो को बिगाड़ देगा। ये चीज़ें हैं। सही कहा। ऐसा भी दौर आया ना कि मिथुन चक्रवर्ती ने लेट 80s में अपनी खुद कुछ फिल्मों को रिलीज करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये फिल्में पिटेंगी और मेरा सक्सेस रेशियो घटेगा। तो उन्होंने खुद की अपनी फिल्मों को रिलीज करने से उनको डिले करवाना शुरू कर दिया। ये दौर भी देखने को मिला था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे ये आरोप भी लगाए, पत्रिकाओं पे आरोप भी लगाए। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने कहा भी कि भाई मुझे जानबूझकर डिमीन किया जा रहा है इन पत्रिकाओं के द्वारा, जानबूझकर मेरी फिल्मों को फ्लॉप कहा जा रहा है, जबकि फिल्में अभी भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर रही हैं, फिर भी मेरी फिल्मों को फ्लॉप बता दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि इसके लिए अब कुछ बड़े बड़े स्टार जिम्मेदार हैं, जिनमें उस वक्त के बड़े स्टार का भी नाम आता है। क्या ही मैं नाम लूँ, विवाद हो जाएगा। तो उन बड़े स्टार का नाम भी आता है, लेकिन उन बड़े स्टार ने भी क्या किया कि मिथुन के साथ फिल्में की। अगर वो बड़े स्टार मिथुन को फ्लॉप करवा रहे होते तो वो अपनी फिल्म को ही फ्लॉप क्यों करवा देते। ये भी देखने का मतलब है कि मिथुन के साथ भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये सब बातें थोड़ा सा कोरा कल्पना लगता है और ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी के बोलने से या फिर पत्रिकाओं के लिखने से फिल्में फ्लॉप होती हैं, नहीं होता है। सही है। खैर सत्य विजय भाई, यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से 80s की सबसे बेहतर फिल्म मिथुन की कौन सी है? मेरी तो 2 फिल्में मैंने कहा, डिस्को डांसर और ये। उसके बाद आपकी कौन सी फिल्में आपके माइंड में आती है 80s की? मिथुन की देखो, मैं मतलब मुझे सबसे अच्छी मूवी तो प्यार झुकता है, प्यार झुकता नहीं मेरी लगी थी सबसे। मतलब मुझे याद है एकदम मैंने देखी थी। इसके जो गाने थे मतलब एकदम अलग ही टाइप के। बाकी 80s में एक डिस्को डांसर ही थी। इसके अलावा मतलब मैंने 80s में मतलब मिथुन की मूवी ज़्यादा नहीं देखी। जब मैं छोटा था तो 90s से ही शुरुआत की थी मिथुन की। तो 90s की मैंने ज़्यादा देखी। 80s में तो मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों मूवी जहाँ तक मुझे याद है वो। हाँ, इस दौरान तो मतलब ये बड़ी फिल्में थी, लेकिन इस दौरान और भी अच्छी फिल्में आई थी जिनको मतलब कि दर्शकों ने काफ़ी सराहा। जैसे कि अपना इलाका हो गया, मुजरिम हो गया, स्वर्ग से सुंदर हो गया, मुद्दत हो गया। मतलब लंबी फिल्मों की फहरिस्त है जिनमें अच्छी फिल्में भी हैं। हालांकि मिथुन की देखो
यहाँ पे वर्सेटैलिटी देखो कि मतलब फैमिली ड्रामा मूवी में भी वो नजर आ रहा है, एक्शन मूवी में भी, रोमांटिक मूवी में रोमांटिक भी, फिल्मों में मतलब भी नजर हर टाइप की मूवी में हॉरर है। फिल्मों में मैंने मुझे याद है बचपन में एक मूवी कोई देखी थी, फिल्म का नाम नहीं याद है, शायद पुरानी 20 साल हवेली बाद, पुराना मंदिर, 20 साल बाद, पुराना मंदिर नाम 20 था। साल बाद, नहीं 20 साल बाद 20 साल बाद जो हॉरर फिल्म थी मिथुन की। अच्छा, पुराना मंदिर करके नहीं है क्या वही? पुराना मंदिर, पुराना मंदिर वो रामसे ब्रदर्स की फिल्म है जिसमें मिथुन नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिल्म मैंने देखी थी बचपन में। और क्या क्या बात अच्छा, हो रही थी? पुराना अब है यहाँ मैं थोड़ा सा दर्शकों को एक बड़ा मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। पुराना मंदिर का जब जिक्र आया तो एक बात बता दूं कि ये जो पुराना मंदिर है, पुरानी हवेली है और एक वीराना, हाँ हाँ इन तीन फिल्मों को में भी भविष्य में फिर से रीमेक किया जा सकता है या फिर इन पे कुछ नया कुछ होने वाला है। ये एक अपडेट मैं दे रहा हूँ। हाँ, इनके राइट्स खरीदे गए हैं। इनके राइट्स सोहम शाह ने खरीदे हैं। वही सोहम शाह जिन्होंने तुम्बाड़ बनाई है। खतरनाक बंदा है तो भाई। हाँ, तो सोहम शाह कुछ नया करने वाले में भी कुछ नया डिफरेंट चीजें देखने को मिले रामसे ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनका। हाँ बताओ, आप कंटिन्यू करो। प्योर हॉरर मूवी आनी चाहिए। अभी काफी टाइम से मतलब हॉरर कॉमेडी चल रही है, लेकिन प्योर जो एकदम दिल दहला दे ऐसी हॉरर मूवी आनी चाहिए। लंबे समय से नहीं है ना ऐसी कोई कि देख के एकदम मजा ही आ जाए, डर लग जाए। बिल्कुल आनी डर लगे चाहिए, एकदम बिल्कुल आनी अंदर चाहिए। फिलहाल सत्यविजय भाई, तो ये तो हम लोग अभी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये मिथुन का अर्ली लाइफ, उनके पारिवारिक जिंदगी और 80s के विषय में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। दर्शकों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगली वीडियो में हम लोग मिथुन के 90s में चलेंगे, जहाँ पे उनके ऊटी फैक्ट्री और उन पे बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप लोग दर्शकों से मैं यही आग्रह करूँगा कि हमें कमेंट में बताएं। और अभी अगले लाइफ में हम लोग अगले उनके ज़िंदगी के विषय में बात करेंगे अगली वीडियो में, जिस वीडियो के बाद आएगा, जिसमें हम उनके लव लाइफ, उनके पर्सनल लाइफ के विषय में बात करेंगे। और एक और वीडियो होगा जिसमें ऊटी फैक्ट्री और 90s के विषय में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक दर्शकों को मैं अलविदा कहना चाहूँगा। सत्यविजय भाई, आपसे भी अलविदा। बाय बाय। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।